वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज की हमारी ये क्लास लास्ट है। मैंने सब कुछ घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया है। आज हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे और ये क्लास हमारी आज की क्लास लास्ट रहेगी। फिर हम कल से नई क्लास शुरू करेंगे। तो कल पहले मैंने जो पढ़ा दिया उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैंने अभी तक आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में मैंने क्या पढ़ा दिया है। मैंने आपको घन पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ाया था घनाभ पढ़ाया था, घन घनाभ, और तीसरा टॉपिक पढ़ाया था बेलन, और बेलन के बाद पढ़ाया था शंकु, और शंकु के बाद पांचवा टॉपिक पढ़ाया था गोला और अर्धगोला, छठा टॉपिक अर्धगोला। ये हमारा मेंसुरेशन का 3D चल रहा था। मेंसुरेशन का 3D, क्षेत्रमिति का 3D टॉपिक चल रहा था। 3D, 3 डायमेंशनल, जिसे हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, हमारा रीट का ये टॉपिक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें हमने घन पढ़ लिया, घनाभ पढ़ लिया, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के बारे में हमने चर्चा कर ली है। और आज हम इन सभी के मिक्स क्वेश्चन करेंगे। इन घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के जो भी मिक्स क्वेश्चन आते हैं उनको आज करेंगे। और आज की हमारी क्लास लास्ट रहेगी। फिर कल से हम क्या पढ़ेंगे, कल से नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बहुभुज। बहुभुज पढ़ेंगे। और इसके बाद दूसरा टॉपिक है प्रायिकता का है, दूसरा टॉपिक है प्रायिकता का। तो हमने ये टॉपिक पढ़ लिया और कल से हम बहुभुज पढ़ेंगे और प्रायिकता पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, यह सवाल देखिए, एक गोला और सिलेंडर, एक गोला और सिलेंडर की त्रिज्याएं बराबर है। एक गोला है और एक सिलेंडर है, उनकी त्रिज्याएं बराबर है। यदि उनके आयतन भी बराबर हो तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या है। हमें सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये एक गोला है, ये इस टाइप का एक गोला है, और ये एक सिलेंडर, सिलेंडर के बेलनाकार आकार का होता है, बेलनाकार एक सिलेंडर है। तो ये मैं बेलनाकार ही बेलन की आकृति बना लेता हूँ, ये एक बेलन ही बना लेता हूँ, ये एक बेलन है। और एक गोला और एक सिलेंडर की त्रिज्या बराबर है। इसकी त्रिज्या है वो r है और इसकी त्रिज्या है वो भी r है। और यदि उनके आयतन भी बराबर हो तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ये गोले का आयतन होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच। यदि आपको मेंसुरेशन की क्लास में आपको सूत्र याद नहीं है तो पहले आप सूत्र याद कर ले और फिर क्लासों को देखें। यदि आपने अभी तक सूत्र याद नहीं किए तो आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि मेंसुरेशन में सूत्र के बिना सवाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक सवाल में सूत्र अप्लाई करने पड़ेंगे तभी सवाल हो पाएंगे। तो गोले का आयतन क्या है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है, और बेलन का आयतन क्या है, पाई r स्क्वायर एच होता है। ये बराबर है, तो चलो बराबर कर लेते हैं। अब तो सिलेंडर की ऊंचाई क्या है, हमें सिलेंडर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो अब इसको काटो, इसको काटो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये r क्यूब से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये r क्यूब से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक r बचेगा, यहाँ पे एक r बचेगा। तो एच की, इसकी बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4/3, और यहाँ पे एक r बचा और इक्वल टू एच। तो ऊंचाई कितने हो गई, 4/3r। ये इसका आंसर आ गया, 4/3r इसका आंसर आ गया। ये 4/3r क्या है, ये रहा, ये बेलन की ऊंचाई है, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से सवाल को करेंगे। तो सवाल को एक बार वापस समझना। यदि आपने सूत्र याद नहीं किए तो मेंसुरेशन की जो प्लेलिस्ट है, मैथमेटिक्स फार्मूला करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें ओनली फॉर 5 वीडियो है। तो उसमें ओनली फॉर मेंसुरेशन के सारे सवाल के मैंने सूत्र लिखे हुए हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट देख ले और वहाँ पे आपको सारे सूत्र मिल जाएंगे। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, सभी के सूत्र आपको पूरे A to Z सूत्र वहाँ पे मिलेंगे। तो आप वो क्लास देख ले।
यहाँ पे सवाल क्या बोल रहा था, एक बार सवाल को मैं वापस समझा रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो एक बार देख ले। एक गोला और सिलेंडर दे रखा था और उसकी त्रिज्या बराबर है। ये एक गोला बना दिया और ये एक बेलन बना दिया, क्योंकि सिलेंडर की आकृति बेलनाकार होती है, तो ये एक मैंने बेलन बना लिया। उनकी त्रिज्या बराबर है, इसकी त्रिज्या आर है और इसकी त्रिज्या भी आर है और इसकी ऊंचाई एच है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, एच है, इसकी ऊंचाई एच है। हमें आयतन बराबर है ये बोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है, यदि आपको सूत्र याद है तो आप लिख लोगे, यदि याद नहीं है तो याद करने पड़ेंगे। तो गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लो, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आर है और यहाँ पे 2 आर है, तो क्या होगा, यहाँ पे 2 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 आर बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 4/3 आर बचा, 4/3 आर बचा, और यहाँ पे क्या बचा, एच बचा। तो हमें क्या ज्ञात करना था, ऊंचाई ही तो ज्ञात करनी थी। तो ऊंचाई क्या आ गई, 4/3 आर आ गई। ऊंचाई क्या आ गई, 4/3 आर आ गई। अब आगे देखिए, आगे का सवाल क्या है, यह सवाल है, यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 पाई है, यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है वो याद होगा तब ये सवाल कर पाओगे, यदि नहीं याद है तो नहीं कर पाओगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 पाई वर्ग सेमी है, तो गोलार्ध के आधार की त्रिज्या क्या है, तो हमें गोलार्ध के आधार की त्रिज्या, हमें आधार की त्रिज्या मतलब आर हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद होगा तब आप लिख पाओगे। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, कुल और संपूर्ण बात एक ही है, कुल बोलो या संपूर्ण, यहाँ पे लिख लो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो भी 3 पाई आर ही लिखना पड़ेगा, और संपूर्ण लिखो तो भी बात तो एक ही है। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 पाई है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 24 पाई है, 24 पाई है। और ये सूत्र कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 पाई और इसकी ये सूत्र क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर है, ये 3 पाई आर स्क्वायर। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर लो, 1 पाई से 1 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 8 बार 24 कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर बचा। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आर स्क्वायर की वैल्यू 8 है, मतलब 8 है। अब क्या करो, हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आर की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रूट ले ले, दोनों तरफ रूट ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा, रूट 8 हो जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ, या क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख लूँ, तो 8 को मैं 2 × 2 लिख लेता हूँ, इक्वल टू आर, 2 दूकी 4 और 4 दूकी 8, ये 8 हो जाएगा। ये 2 का पेयर बन रहा है, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2√2 इक्वल टू आर। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2 आ जाएगी। ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, 2√2 सेमी इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या, 2√2 सेमी इसकी त्रिज्या है। तो ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको सूत्र याद है तो वहाँ पे सिर्फ वैल्यू अप्लाई करनी है। यदि सूत्र याद है तो सूत्र में ओनली फॉर वैल्यू अप्लाई करनी है, क्षेत्रमिति के सवाल हो जाएंगे यदि आपको सूत्र याद है तो। यदि नहीं याद है तो आपके सवाल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पूरे के पूरे सवाल सूत्र पर डिपेंड है। तो एक बार इस सवाल को वापस समझिए यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो। यदि किसी गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 पाई है, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 पाई दे रखा है, तो 24 पाई लिख लिया, इक्वल में इक्वल करके ये वापस लिख लेना है, 3 पाई आर स्क्वायर एज इट इज लिख लिया। अब पाई से पाई कैंसिल करो, क्यों कैंसिल करेंगे, क्योंकि हमें आर की वैल्यू निकालनी है, और ये यहाँ पे 3 पाई गुणे में तो इधर आएगा, भाग में जाएगा, तो ये डायरेक्ट कैंसिल ही कर लो। पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 24 कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब हमें किसकी, आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। आर स्क्वायर की वैल्यू तो निकल गई, अब हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे, दोनों तरफ रूट लेंगे, इधर रूट लगाओ और इधर रूट लगाओ, तो यहाँ पे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आर बचेगा, यहाँ पे रूट 8 बचेगा, रूट 8 बचेगा। अब मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ,
8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 दूकी 4 और 4 दूकी 8, ये हो जाएगा। तो मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लेता हूँ, तो मैंने ये लिख लिया। अब यहाँ पे 2 का ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बना, 2 का पेयर बना है ना, और ये एक अकेला रह गया, तो इसके ऊपर तो रूट आ जाएगा, और ये 2 का पेयर बन गया तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर लिख लिया और रूट 2 लिख लिया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2√2 आ गई। तो 2√2 से भी इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब आगे देखें, अब समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, ये सवाल देखिए, 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 शंकु है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है, 4:3 है। तदनुसार उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, इनका आयतनों का अनुपात क्या होगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो मैं देखो एग्जाम में आपको चित्र नहीं बनाने, मैं यहाँ पे चित्र आपको समझाने के पर्पज से बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये चित्र बना के मैंने आपको समझाया, और यहाँ पे मैंने चित्र नहीं बनाया, लेकिन यदि चित्र भी बनाता तो मैं चित्र ओनली फॉर समझाने के पर्पज से बना रहा हूँ। आपको एग्जाम में चित्र नहीं बनाने, सीधा सूत्र रखो और उनमें वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल दो, ये करना है आपको एग्जाम में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे सिर्फ आयतन का फार्मूला लगाना है, आयतन का फार्मूला लगाना है, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा समझ के मैं आपको चित्र से समझा रहा हूँ। यहाँ पे 2 शंकु है, तो चलो शंकु बना लेते हैं। ये शंकु, अब मैं डायरेक्ट कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा। ये शंकु बना लिया, ये 2 शंकु है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, ये पहला शंकु है, उसकी त्रिज्या का अनुपात कितना है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितने की है, 3 की है, तो ये त्रिज्या तो 3, और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या ये 4 है, इसकी त्रिज्या 4 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है। इसकी ऊंचाई है 4, ये ऊंचाई है 4, और इसकी ऊंचाई है 3, इसकी ऊंचाई कितनी 3 है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आयतन का अनुपात क्या होगा, तो शंकु का आयतन कितना होता है। यदि आपको आयतन का फार्मूला याद है तो आप ये चित्र मत बनाओ, डायरेक्ट आयतन का फार्मूला लगाओ और वहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो हमें आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। तो यहाँ पे मैं 1/3 πr²h, ये अनुपात है, अनुपात। यहाँ पे शंकु का आयतन 1/3 πr²h। यहाँ पे मैं R1 और H1 लिख लेता हूँ, यहाँ पे R2 और H2 लिख लेता हूँ। यहाँ पे 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसको कैंसिल कर लो। 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। R1 की वैल्यू कितनी, R1 की वैल्यू 3 है, तो मैं यहाँ पे R² है तो 3 × 3 लिख लो, 3 × 3 लिख लेता हूँ, इंटू H1 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लिख लिया। अनुपात यहाँ पे R2 की वैल्यू कितनी है, R2 की वैल्यू 4 है, तो 4 × 4 लिख लो क्योंकि स्क्वायर है, और H2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 लिख लिया। 3 है तो मैंने क्या किया, 3 लिख लिया, 3 है तो मैंने 3 लिख लिया। अब इसको कैंसिल करो, क्योंकि बीच में अनुपात है तो अनुपात में मतलब भाग में जाएगा, तो ये 1 3 से 1 3 कैंसिल हो गया, और 1 4 से 1 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 4 बचा, तो 3:4, 3:4। तो अनुपात, आयतनों का अनुपात कितना है, 3:4 है, ये इसका आंसर आ गया। तो 3:4 ये रहा, ये इसका आंसर आ गया, 3:4 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। आपको एग्जाम में ये चित्र नहीं बनाने, एग्जाम में चित्र नहीं बनाने, डायरेक्ट कैसे करना है। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो एक बार वापिस समझे। ये बोल रहा था कि 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात, ये 2 शंकु बना दिए और उनकी त्रिज्या 3:4। पहले शंकु है, पहला शंकु की त्रिज्या 3 है और दूसरे शंकु की त्रिज्या 4 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, पहले शंकु की ऊंचाई वो 4 है और दूसरे शंकु की ऊंचाई वो 3 है। तदनुसार उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतन, दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं कि आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/3 πr²h। तो ये पहला शंकु इसलिए R1 और H1 लिख लिया, और ये दूसरा शंकु इसलिए R2 और H2 लिख लिया। इस शंकु का आयतन का ज्ञात करने का सूत्र 1/3 πr²h। तो यहाँ पे दूसरा शंकु इसलिए 2 लिख लिया। अब 1/3 से 1/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे R1 की वैल्यू रखो,
R1 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखा और R² है तो 3 × 3 लिख लिया, और ऊंचाई कितनी है 4 सेमी तो 4 लिख लिया। यहाँ पे त्रिज्या कितनी है 4 है तो 4 लिख लिया, और यहाँ पे ये R² है तो 4 फिर से लिखा, इंटू ऊंचाई कितनी है 3 सेमी की है तो 3 लिख लिया। अब कैंसिल करो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 बचा और यहाँ पे 4 बचा, तो 3:4 ये आयतनों का अनुपात आ गया। ये 3:4 ये इसके आयतनों का अनुपात आ गया। तो आपको एग्जाम में ये चित्र नहीं बनाने, आपको एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से करना है, ये यहाँ से करना है। तो 2 स्टेप में ये सवाल हो जाएगा, 2 स्टेप में सवाल हो जाएगी। ये चित्र नहीं बनाने, आपको एग्जाम में यहाँ से करना है। तो 2 स्टेप में ये सवाल पूरे कंप्लीट हो जाएंगे यदि आपने चित्र नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये डायग्राम बनाने के तो वैसे नंबर नहीं मिलते, आपको तो सीधा आंसर लाना है। तो कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है, तो सवाल कम समय में हो जाएंगे। वरना आप चित्र बनाओगे और फिर समझोगे तो सवाल होने में समय लग जाएगा। अब आगे देखिए, आगे का सवाल क्या है। आगे का सवाल देखिए, यह सवाल है, एक अर्धगोले पर एक खोखला बेलन टिका कर रखने से, एक अर्धगोले पर खोखला बेलन टिका के रखने पर, एक यह अर्धगोला है, ये अर्धगोले की आकृति बना लेते, ये इस तरह से एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है। एक अर्धगोले पर एक खोखले बेलन को टिका देने पर, यहाँ पे एक खोखला बेलन टिका दिया है, ये खोखला बेलन है को टिका दिया है। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, सीधा जो पूछे उसके यहाँ पे धारिता पूछे, धारिता का मतलब तो क्या है आयतन, तो यहाँ पे बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन यूँ करके डायरेक्ट आंसर निकाल देना है। डायरेक्ट कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने किया, यहाँ पे मैंने पहले तो आपको चित्र से समझाया, अब एग्जाम में क्या करना है, तो एग्जाम में यहाँ से स्टेप लिखनी है। ये आयतन का सूत्र लिखा और वैल्यू पुट करो और ये आंसर निकाल दो। तो एग्जाम में यहाँ से करना है, ये चित्र नहीं बनाने। अब यहाँ पे भी क्या करना है, ये चित्र नहीं बनाने, एग्जाम में क्या करना है, ये पूरा एक बर्तन बन गया, तो बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, फिर वैल्यू पुट कर लो। मैं डायरेक्ट बता लेता हूँ फिर ये चित्र बनाओ, चलो मैं डायरेक्ट बता लेता हूँ फिर चित्र बनाता हूँ, या फिर ये बना लेता हूँ, चलो आपको समझ में आ जाएगा। एक अर्धगोले के एक खोखले बेलन, या एक अर्धगोले पर एक खोखला बेलन, ये अर्धगोला है और उस पर एक खोखला बेलन हमने टिका दिया है। अर्धगोले का व्यास 12 सेमी है, अर्धगोले का व्यास कितना है 12 सेमी है, ये पूरा व्यास तो 12 सेमी है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी त्रिज्या, तो त्रिज्या कितने की आ जाएगी 6 सेमी की आ जाएगी। त्रिज्या कितने की आ जाएगी 6 सेमी की आ जाएगी। क्यों, क्योंकि व्यास 12 सेमी की है, व्यास 12 सेमी, तो ये तो पूरा व्यास आ जाएगा, ये पूरा व्यास आ जाएगा, तो उसकी त्रिज्या इसकी आधी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो 12 का आधा 6, तो त्रिज्या कितने की आ गई 6 सेमी की। तथा बर्तन की कुल ऊंचाई 16 सेमी, ये पूरा एक बर्तन बन गया, ये पूरा एक बर्तन बन गया, इसकी कुल ऊंचाई 16 सेमी की है, तो ये यहाँ से लगा कर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है 16 सेमी की है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की ऊंचाई टोटल कितनी है 16 सेमी की। अब एक बात बताना, ये एक अर्धगोला है, ये त्रिज्या है 6 सेमी की, तो ये भी तो त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है। जैसे मैं यहाँ पे एक अर्धगोला बनाता हूँ, ये अर्धगोला बनाता हूँ, तो यहाँ से मैं ये क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से कोई भी रेखा खींचूंगा, ये भी त्रिज्या है, 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 तो ये हमेशा क्या बराबर होती है। तो ये 6 सेमी की है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेमी की हो जाएगा, ये 6 सेमी की है तो ये भी 6 सेमी का हो गया। अब टोटल ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई है वो 16 सेमी की है, तो ये 6 सेमी की है, तो बेलन की ऊंचाई कितने की है 10 सेमी की है। ये अर्धगोले की ऊंचाई ये 6 सेमी की हो गई, क्योंकि त्रिज्या 6 सेमी की है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी की हो जाएगी 10 सेमी की, तो टोटल 10 और 6 16 हो गए, तो ये टोटल ऊंचाई 16 सेमी बता रहा है, तो ये 16 हो गए, 10 और 6 16 हो गए। बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए। अब हमें इस पूरे बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है। धारिता का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु को पिघलाना या फिर धारिता ज्ञात करना, ये सब आयतन ही होते हैं, तो हमें आयतन ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन प्लस ये बेलन जुड़ा हुआ है, प्लस क्या हो जुड़ा हुआ है अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन 1/2 गोले का आयतन यूँ लिख लो, या अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन होता है πr² h,
पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब ये सूत्र होता है। बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच होता है और अर्धगोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे यदि भाग होता है तब तो हम काट लेते हैं और गुणा होता है तब तो ये मतलब गुणा होता है तब गुणा कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस है, प्लस होता है या माइनस होता है तब क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे आर क्यूब है और यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। पाई की वैल्यू में डायरेक्ट लिख लेता हूँ क्योंकि हम स्टेप गायब कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है और कम से कम पेन का यूज़ करना है, तो आपको स्टेप को गायब करना सीखना पड़ेगा। ये भी आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट सूत्र लिखो। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए पूरी डिटेल में लिख रहा हूँ, वरना मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूँ। पाई का मान डायरेक्ट रख लो, 22/7 इंटू त्रिज्या कितने की है, 6 सेमी की, तो यहाँ पे क्या बाहर आएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, तो आर स्क्वायर बाहर आएगा, तो मैं 6 × 6 लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे पाई बाहर आ गया, आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, यहाँ पे एच बचा, तो ऊंचाई कितने की है, बर्तन की टोटल ऊंचाई कितने की है, यहाँ पे एच तो ओनली फॉर बेलन का की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई कितने की है, ये यहाँ से यहाँ तक का बेलन है, तो ये 10 सेमी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्योंकि पूरे बर्तन की ऊंचाई मत ले लेना, क्योंकि ये तो क्या है, ये अर्धगोले की ऊंचाई है और ये बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी लेनी है, 10 सेमी की, तो यहाँ पे 10 और प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2/3 बचा और पाई तो बाहर आ गया और आर स्क्वायर भी बाहर आ गया, 1 आर बचा, तो इंटू में 1 आर कितना आएगा, 1 आर। यहाँ पे ये अर्धगोले की त्रिज्या कितने, 6 सेमी की, तो यहाँ पे 6 लिख लिया। अब ये काटो, कैंसिल करो, ये 3 से 6 कितनी बार कटेगा, 3 × 2 = 6 2 बार कटेगा, 2 × 2 = 4 और 4 और 10 कितने हो गए, 14। तो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 22/7 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 14। अब 14 ये 10 और 4 जोड़ोगे 10 और 2 और 2 4, 10 और 4 14, 7 से काटो कितने बार कटेगा, 7 × 2 = 14, 2 बार कटा। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो, यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे 22 बचा, 22 इंटू 6 6 36 और 36 2 = 72, 6 6 36 और 36 2 = 72, तो इंटू 72 लिख लिया। अब यहाँ पे 2 डिजिट निकाल के चेक कर लो, 2 डिजिट निकाल के चेक कर लो, 2 × 2 = 4 तो 4 लिख लिया, 7 × 2 = 14 तो 14 का 4 और हासिला 1, तो 144, ये 144 यहाँ पे आ गया और 144 नीचे आ जाएगा, तो कितना 4 4 और 4 8 और 5 और 1 1584 ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया 1584, इसका आंसर आ गया 1584 घन सेमी, इसका आंसर आ गया। तो एक बार इस सवाल को वापस समझना, सवाल क्या था एक बार मैं वापस पूरी डिटेल से बता रहा हूँ, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस समझे। एक अर्धगोले पर एक खोखला बेलन टिका हुआ है, ये एक अर्धगोला है, ये एक अर्धगोला है और इस अर्धगोले पर एक खोखला बेलन टिका हुआ है, ये हमने खोखला बेलन टिका दिया। फिर मैं क्या आपको शॉर्ट में कैसे करना है सवाल को वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं, इसके बाद शॉर्ट में कैसे करते हैं वो भी मैं समझाऊंगा। एक अर्धगोला एक बार डिटेल में समझो, ये एक अर्धगोला है और अर्धगोले पे हमने बेलन को टिका दिया है और इसका व्यास हमें दे रखा है 12 सेमी का। व्यास पूरा कितना होता है, ये व्यास होता है, ये व्यास होता है, व्यास 12 सेमी, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6 सेमी की हो जाएगी और बर्तन की कुल ऊंचाई 16 सेमी, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो कितने की है 16 सेमी की है, तो 16 सेमी की। अब हमें ये देखना है कि बेलन की ऊंचाई कितने की है, तो ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या, देखो मैंने ये समझा है, ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये 6 सेमी की है, ये 6 सेमी की है, ये भी 6 रहेगी, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, सभी त्रिज्या 6 6 सेमी की।
तो ये 6 है तो ये कितना रहेगा, ये भी 6 रहेगा। अब ये टोटल 16 सेमी है तो 16 में से 6 माइनस करोगे तो बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी। तो 16 में से 6 माइनस किया तो 10 सेमी। तो बेलन की ऊंचाई कितने की आ गई, 10 सेमी की। हमें क्या ज्ञात करना है, बर्तन की धारिता। इस पूरे बर्तन की कितनी धारिता है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये एक तो ऊपर तो बेलन जुड़ा हुआ है और नीचे अर्धगोला है, तो बेलन और अर्धगोले के आयतन को जोड़ दो। बेलन का आयतन कितना होता है, आपको सूत्र याद है तो सूत्र सीधे अप्लाई करो। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है वो देखो, यहाँ पे पाई यहाँ पे भी है, पाई यहाँ पे भी है, पाई कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लिया। पाई का मान 22/7, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी है, 6 सेमी की है। आर त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, 6 सेमी की है। तो यहाँ पे 6 × 6 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचा, एच बचा। एच की वैल्यू कितनी है, ये बेलन की ऊंचाई कितने की है, ये बेलन की ऊंचाई कितने की, ये ओनली हम 16 क्यों नहीं लिख रहे। यदि 16 लिख लेंगे तो इस बेलन की और अर्धगोले की इस पूरी ऊंचाई आ जाएगी, ये पूरी ऊंचाई आ जाएगी। हमें किसकी चाहिए, बेलन का आयतन हम देख रहे हैं तो इसकी ऊंचाई चाहिए। बेलन के आयतन की ऊंचाई कितनी है, 10 सेमी की। बेलन की ऊंचाई कितने की, 10 सेमी की। तो 10 लिख लिया, प्लस का प्लस एज इट इज लिखो, 2/3 एज इट इज लिखो। पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया था, यहाँ पे एक आर बचा तो आर की त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी की। 3 से काटो, 3 × 2 = 6, 2 बार गया, 2 × 2 = 4, 4 और 10 कितने होते हैं, 14। 4 और 10 14, तो ये 14 लिख लिया, इंटू में 14 लिख लिया। 7 से ये काटो, कितने बार कटेगा, 2 बार कटेगा। अब ये करो, ये 22 इंटू 6 × 6 = 36 और 36 × 2 = 72, 36 × 2 = 72, 22 × 72। तो 22 में 72 का गुणा करो, कितना आएगा, 144 और 144। तो ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे इंटू आ जाएगा 4, 4 8 और 4 और 1 5 और 1 1584 घन सेमी, 1584 घन सेमी ये आंसर आ जाएगा। अब आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको किस तरह से करना है मैं बताता हूँ आपको। एग्जाम में ये दे रखा है कि अर्धगोले पर एक खोखला बेलन जुड़ा हुआ है। एक अर्धगोला है, एक वस्तु तो अर्धगोला है और एक वस्तु बेलन है और हमें धारिता ज्ञात करनी है। बस ये 3 पॉइंट याद कर रखना, अर्धगोला, बेलन और धारिता। तो अर्धगोले का आयतन प्लस करना बेलन का आयतन, अर्धगोले का आयतन और प्लस बेलन का आयतन। ये आपको सूत्र याद है तो सूत्र लगा लो और उसमें वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। आपको ये और ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इसमें ये भी आप करोगे तो आपका यहाँ पे लगभग आपको 2 से 4 सेकंड तो ये बनाने में लग जाएंगे और यहाँ पे लगभग 5 मिनट लगेगा। इससे अच्छा कि आप यहाँ से करोगे तो 3 मिनट में ये सवाल हो जाएगा, 3 या 2 मिनट में। यदि आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 2 मिनट में या 1-1 मिनट में भी सवाल कर लोगे, लेकिन इसके लिए क्या, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपने जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है उतना ज़्यादा सीख जाओगे। अब नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए, यह सवाल है 3 सेमी व्यास वाले धातु के ठोस गोले, 3 सेमी व्यास वाले धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए। अब कितने गोले वो हमें पता नहीं है, लेकिन कितने पिघलाए जाए वो हमें बता रहा है। तो कितने पिघलाए जाए मतलब पिघलाना और धारिता, मतलब पिघलाना और धारिता ऐसे शब्द क्या, आयतन ज्ञात करना है। आयतन ज्ञात करना होता है तब हम धारिता और पिघलाना ये सभी एक ही बात है। तो ये पिघलाना, ये जो द्रव की चीज़ें आ गई वो सभी आयतन में आ गई। तो 3 सेमी व्यास वाले धातु के गोले, तो 3 सेमी तो व्यास है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। यदि 3 सेमी व्यास, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास की आधी तो 3/2, क्योंकि 3 का आधा करना पड़ेगा तब इसकी त्रिज्या आएगी। तो 3 का आधा कर लिया। यहाँ पे सवाल बोल रहा है 3 सेमी व्यास। सवाल को ध्यानपूर्वक समझना, सवाल क्या बोल रहा है, पहले सवाल को समझो और फिर सवाल को करो। 3 सेमी व्यास वाले धातु के ठोस गोले, तो व्यास दे रखा है 3 सेमी, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो त्रिज्या हो जाएगी 3 की आधी, तो 3/2। यहाँ पे आधा कर लिया तो 3/2 लिख लिया। वाले धातु के ठोस गोले मतलब गोलाकार है, गोले मतलब ये गोलाकार है। धातु कैसा है, गोलाकार आकार का है, गोले के आकार का है। कितने पिघलाए जाए, अब कितने पिघलाने संख्या तो दे नहीं रखी, संख्या में ज्ञात करनी है। यहाँ पे बोल रहा है कि कितने पिघलाए जाए, कितने पिघलाए जाए। यदि 1 पिघलाना तो 1 आगे लिखते, 2 पिघलाना 2, 3 मैंने पहले वाली क्लासों में बता लिया है कि कितने पिघलाने ऐसे आए तो कैसे सूत्र लिखना है, वो मैंने पहले बता दिया है। कितने पिघलाए जाए कि इनसे एक ठोस बेलन बन सके। ठोस बेलन बनाना, हमें क्या, पहला गोला है दूसरा बेलन है,
तो यहाँ पे गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के, क्योंकि किसी वस्तु को पिघलाकर नई वस्तु बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होगा। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन होता है। और बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। अब हमें बोल रहा है कि कितने गोले पिघलाए जाए, तो कितने गोले पिघलाए जाए, तो हम एक गोला पिघलाना हो तो एक लिखेंगे, दो गोला पिघलाना हो तो दो लिखेंगे, तीन गोला पिघलाना हो तो तीन लिखेंगे। लेकिन हमें पता नहीं कि कितने गोले पिघलाने, तो हम मान लेते हैं कि एन गोले पिघलाने, कितने गोले पिघलाने, एन गोले पिघलाने। अब किसी वस्तु को पिघलाकर नई वस्तु बनाई जाती है तो कि जो वस्तु पिघला रहे उसका आयतन और नई वस्तु बनाई जा रही है उसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो ये गोले का आयतन है और ये बेलन का आयतन है, और हम गोले को पिघला रहे तो कितने गोले पिघला रहे, तो एन गोले पिघला रहे, और जिनका व्यास 4 सेमी है। इसका व्यास कितना का है 4 सेमी का, गोले का व्यास तो ये 3 सेमी का है, बेलन का व्यास कितना है 4 सेमी का, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 2 सेमी की आ जाएगी। यहाँ पे त्रिज्या 2 सेमी की तथा ऊंचाई 54 सेमी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है 54 सेमी की दे रखी है। अब ये इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों बराबर है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, चलो पाई से पाई ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे इसकी यहाँ पे एन लिखो, एन इंटू 4/3 का 4/3 लिखा, 4/3 का 4/3 लिखा, इंटू इसकी त्रिज्या कितनी है 3/2, गोले की त्रिज्या 3/2, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 3/2, ये आर क्यूब है इसलिए 3 बार लिखना, इक्वल टू यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे बेलन की त्रिज्या कितनी है 2 सेमी की, तो 2 इंटू 2 इंटू ऊंचाई कितने की है 54 सेमी की, तो यहाँ पे 54 लिख लिया, यहाँ पे 54 लिख लिया। अब इसको काटो, कैंसिल करो, अब इसको कैंसिल करो कि किस पहाड़े से ये कैंसिल हो जाएगा, किस पहाड़े से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल करो, ये 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 2 की 4, नहीं ये 4 और ये 2 2 की 4, ये कैंसिल हो जाएगा। अब कौन सा बचा, ये देखो यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 2 2, तो ये 3 के पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, 3 और 24, यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 9 6 56, तो ये 3 3 9 होता है, 3 3 9 और ये 54, 9 से 54 कट जाएगा, 3 3 9 और 9 9 6 54, 9 6 54, 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा एन अपॉन यहाँ पे 2 बचा, इक्वल टू यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 2 की 4, 6 चौक 24, तो यहाँ पे कितना बचा 24 बचा, तो एन की वैल्यू कितने हो जाएगा 24 2 की 48, तो कितने गोले पिघलाए जाएंगे 48 गोले पिघलाए जाएंगे, तो 48 इसका आंसर आ गया, 48 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सवाल को समझ के फिर करना है। अब हम शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सवाल क्या आपको 2 सेकंड में भी आप कर सकते हो, इस सवाल को आप 2 सेकंड में भी कर सकते हो, लेकिन कैसे करोगे ये देखिए। एक बार इस डिटेल को वापस समझ लो, किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख ले। व्यास दे रखा है 3 सेमी, तो व्यास की आधी त्रिज्या होती है, त्रिज्या कितने हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। धातु के ठोस गोले कितने पिघलाए जाए, तो एन गोले पिघला रहे, और इनसे एक ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास कितना है 4 सेमी, बेलन का व्यास 4 सेमी की है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी आधी, तो 4 का आधा 2 हो जाएगा, ऊंचाई 54 सेमी। तो ये किसी वस्तु को पिघला के दूसरी नई वस्तु बनाई जा रही है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और कितने गोले पिघला रहे एन गोले पिघला रहे, तो अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4/3 आर क्यूब, आर कितना है 3/2, 3/2 3/2 3/2 आर स्क्वायर, यहाँ पे आर बेलन की त्रिज्या कितनी है 2 सेमी की, तो 2 इंटू 2 लिख लिया, ऊंचाई कितनी है 54 सेमी, तो 54 लिख लिया। अब कैंसिल करो, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 2 की 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये 3 3 9 और 9 6 54 होता है, तो 9 से 54 6 बार कटेगा, तो 6 बार हमने काट लिया। अब यहाँ पे एन बचा ऊपर और नीचे 2 बचा, तो n/2 लिख लिया, इक्वल टू 6 चौक 24, 2 2 की 4 और 4 6 24, तो यहाँ पे 24 लिख लिया। तो हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एन की वैल्यू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, 24 में 2 का गुणा कर लो, 24 2 की 48, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 48। अब हम शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, अब हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे वो समझना।
अब आपको ये सूत्र लिखना है, ये सूत्र हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लो। एन की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 4 अपॉन, यहाँ पे ये एन की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करो और यहाँ पे वैल्यू पुट करो, और फिर इसको कट कटा के डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो हम यहाँ से सीधी ये स्टेप गायब हो जाएगी, बीच में यह स्टेप गायब हो जाएगी, डायरेक्ट इस स्टेप में आ जाएगा, और ये 2 भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे भी आर की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा, इसको सोल्व करते ही आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे, इस तरह से हम करेंगे। अब आगे देखिए सवाल को, एक गोले का आयतन 4851 घन सेमी है। एक गोले का आयतन है वो कितना, 4851 घन सेमी। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें आयतन गोले का आयतन तो दे रखा है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो पहले आयतन का सूत्र लगा के त्रिज्या ज्ञात करेंगे और इसके बाद क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन ज्ञात करने का सूत्र होता है। हमें आयतन कितना दे रखा है, 4851, यह हमें दे रखा है, इक्वल टू 4/3 पाई का मान कितना होता है, 22/7, तो 22/7 इंटू आर त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आर क्यूब का आर क्यूब लिख लो। अब इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 11 के पाड़े से ही कैंसिल हो जाएगा, 11 के पाड़े से कैंसिल हो जाएगा। देखो एक तरीका क्या है कि इसको शॉर्ट में देखो, मैंने अभी तक आपको डिटेल में बहुत सारे सवाल बता दिए, क्योंकि प्रत्येक सवाल को मैंने डिटेल में जाके बताया कि इसको डिटेल में कैसे करेंगे, फिर शॉर्ट तरीका बताया कि इसको शॉर्ट तरीके, इसको भी मैं चाहूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे एन लिख के डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा यूं करके मैं बार बार आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। चलो इसको शॉर्ट तरीके से ही कर लेते हैं। इसको शॉर्ट तरीके से, इसको 11 के पाड़े से काटेंगे, फिर 11 से पाड़े से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 11 के पाड़े से कैंसिल हो जाएगा, और फिर इसको क्या करेंगे, आर क्यूब है तो ये किसका क्यूब होता है, लास्ट में संख्या होती है, फिर इसका ये किसका क्यूब होता है वो देखना पड़ेगा। फिर क्यूब आएगा, आर की वैल्यू आएगी, फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगेगा और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में आर की वैल्यू पुट करनी है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करते हैं आंसर निकल जाएगा। अब हम देखो यहाँ पे, देखो ये पूरा सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी पाई आ रहा है और यहाँ पे भी पाई आ रहा है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो 22 किसके से विभाजित होता है, 11 के पाड़े से विभाजित होती है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 के पाड़े से विभाजित होती है, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा, यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 के पाड़े से विभाजित होती है। क्या ये 3087 11 के पाड़े से विभाजित होता है क्या, 3087 11 के पाड़े से विभाजित होता है क्या, ये 11 के पाड़े से विभाजित नहीं होता, ये 11 के पाड़े से विभाजित नहीं होता है। क्या ये विभाजित होता है क्या ये 1625 11 के पाड़े से विभाजित होता है, नहीं, यहाँ पे पीछे 5 आ रहा है, ये 11 के पाड़े से विभाजित नहीं होता। क्या ये विभाजित होता है क्या, ये भी तो नहीं होगा। क्या ये विभाजित होता है, हाँ ये विभाजित हो जाएगा। कैसे विभाजित हो जाएगा, ये कितने बार कटेगा, देखो 17 और 16 11 के पाड़े से विभाजित हो जाता है, बाकी संख्या विभाजित नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये 11 के पाड़े से ये काटोगे तो 11 के पाड़े से ये पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, ये संख्या 11 के पाड़े से विभाजित हो जाएगी, बाकी ये संख्या 11 के पाड़े से विभाजित नहीं होगी। तो ये 3 संख्या तो 11 के पाड़े से विभाजित नहीं होगी, 11 के पाड़े से ओनली फॉर ये संख्या विभाजित हो रही है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से एग्जाम में करना है आपको कम से कम दिमाग का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम पेन का यूज़ करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना है, तो ये सवाल हो पाएंगे। वरना ये 2 सूत्र लगाते रहो, ये गोले का आयतन पहले ज्ञात करो, या से फिर त्रिज्या ज्ञात करो और त्रिज्या ज्ञात करके फिर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में त्रिज्या का मान रखो और फिर आंसर निकालो। इससे तो बेहतर है कि आप कुछ लॉजिक वर्क करो, स्मार्ट स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है।
क्यों, इसलिए आप स्मार्ट स्टडी करिए। डायरेक्ट कैसे निकलता है, यहाँ पे पाई की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे पाई की वैल्यू आ रही है। अब ये यहाँ पे काटापीटी करोगे, फिर आर की वैल्यू ज्ञात करोगे, फिर आर की वैल्यू वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में रखोगे। अब 22/7 तो यहाँ पे भी आ रहा है, तो 22/7। अब 22 किससे विभाजित होता है, 11 के पहाड़े से विभाजित होता है। ऐसी कौन सी संख्या जो 11 के पहाड़े से विभाजित हो रही है, यहाँ पे 1389 तो विभाजित नहीं होगी, 1625 भी नहीं होगी, 3087 भी नहीं होगी, यही संख्या 11 के पहाड़े से विभाजित होगी। तो ये 11 के पहाड़े से विभाजित हो जाएगी। यदि आपको डिटेल में करना है तो ये आप घर पे जाके कर ले। यदि आपको ये डिटेल में करना है तो आप घर पे जाके इसका आंसर निकाल ले, ये डिटेल में कर ले। गोले का आयतन ज्ञात कर ले, फिर आयतन में ये आर की वैल्यू ज्ञात कर ले, फिर आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले, फिर वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, 1716 वक्र पृष्ठ निकल जाएगा। अब आगे नेक्स्ट देखिए, आगे क्या है, एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है। एक घन है और एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है। अब यहाँ पे भी मैं पूरा करवाऊँ या फिर चित्र वगैरह बनाऊँ या डायरेक्ट कर लूँ? चलो डायरेक्ट कर लेते, समझ में तो वैसे आ जाएगा, क्योंकि लगभग हमारी 4 से 5 क्लासें हो गई है इस पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। तो ये हमारी लास्ट क्लास है, तो चलो इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल में तो बहुत देख लिया। एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है। संपूर्ण पृष्ठ समान है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन और गोला, एक घन दे रखा है और एक गोला दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ समान है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6 भुजा स्क्वायर होता है, और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये समान है, समान मतलब बराबर है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है। ये समान है तो समान कर लिए। अब यहाँ पे मान ज्ञात कर लो, जहाँ तक होता है वह मान ज्ञात कर लो। यहाँ पे a² है तो a², ये r² को यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 4π बचा, और यहाँ पे 6 को नीचे ले जाता हूँ। अब इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, a²/r²। ये 4 से ये कितनी बार कटेगा, ये 2 दूकी 4 और 3 दूकी 6, 2/3। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी काट सकता था, ये स्टेप ज़्यादा लिख ली, यहाँ पे भी मैं काट सकता था, 2 3 6 और 2 दूकी 4। चलो फिर भी ये चलो 2π/3, तो a² की वैल्यू कितनी है, 2π/3। r² की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जहाँ पे हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, a² की वैल्यू 2π, r² की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है, a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ, ये a² 2π है, तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो इस दोनों जगह रूट लगा लेंगे, दोनों जगह रूट लगा लेंगे। मैं शॉर्टकट कर लूँ या डिटेल में करवाओ, चलो शॉर्टकट ही कर लेते हैं। a² की वैल्यू 2π है, तो a की वैल्यू ज्ञात करनी है, दोनों तरफ रूट लगा लेंगे। यहाँ पे रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे √2π हो जाएगी, और यहाँ पे r² की वैल्यू 3 है, तो r की वैल्यू कितने हो जाएगी, r की वैल्यू दोनों जगह रूट लगेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, यहाँ पे √3 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, और यहाँ पे घन का आयतन भुजा क्यूब, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। ये गोले का आयतन होता है, गोले का आयतन 4/3πr³ होता है। अब यहाँ पे a की और r की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो √2π, a की वैल्यू रखो √2π। तो यहाँ पे a क्यूब है, तो a क्यूब मतलब 3 बार लिखना पड़ेगा, तो √2π ये 3 बार लिखोगे, तो यहाँ पे √2π 3 बार लिखोगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे √2π, और ये क्यूब है तो क्यूब लिख लिया। 4/3 का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7, पाई तो यहाँ पे ही आ रहा है, तो यहाँ पे पाई लिख लिया, r³, तो यहाँ पे √3 का क्यूब कर लिया। अब √2 का 3 बार गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, √2 × √2, तो क्या हो जाएगा, √2 और √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा। तो √2 में √2 इनका 3 बार गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, √2 और √2 का गुणा किया, 2 आ गया, और यहाँ पे √2, तो यहाँ पे 2√2 हो गया, 2√2 हो गया। यहाँ पे पाई भी रूट में है, तो यहाँ पे 2√2 हो गया, तो पाई भी क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, हो जाएगा। ये बराबर है यहाँ पे ये 4/3 है, तो 4/3 का 4/3 में लिख लेता हूँ ये इसको, तो 4/3
पाई का पाई, और √3 का क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, 3√3। अब इसको कैंसिल करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 की 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, √2 और ये 1 पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे √2 और √पाई बचा, यहाँ पे √2 और √पाई बचा। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे बचा है √2 और यहाँ पे बचा है √पाई बचा है, और इक्वल में ये अनुपात है, यहाँ पे बीच में अनुपात है, अनुपात यहाँ पे ये 2 है, तो मैं 2 को √2 इंटू √2 लिख लेता हूँ, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 में √2 का गुणा करोगे 2 ही आएगा, यहाँ पे 2 की जगह √2 इंटू √2 लिख लिया, और यहाँ पे √3 लिख लिया। अब ये कैंसिल करो, √2 से √2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे √पाई इंटू √6, 3 2 की 6, तो √पाई इंटू √6 आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये √पाई इंटू √6 इसका आंसर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, √पाई अनुपात √6, 3 2 की 6, तो 6 इसका आंसर आ गया। तो ये इस तरह से करेंगे। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख ले, मैं सवाल को वापस समझा रहा हूँ। एक घन और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, बराबर है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे a² अपॉन r स्क्वायर, तो ये आ गया 4 पाई, ये 6 भाग में आ जाएगा, ये 2 2 की 4, 2 3 6, तो 2 अपॉन 3 पाई यहाँ पे आ गया। हमें a² की वैल्यू 2 पाई है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों जगह रूट लगा लेंगे, यहाँ पे √2 पाई आ जाएगा, यहाँ पे दोनों जगह रूट लगा लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा। यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे √2 पाई पुट कर लिया, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर ली। अब हम √2 इंटू √2 इंटू √2, ये √2 का 3 बार गुणा करोगे तो यह √2 इंटू √2 होता है, 2√2 होता है, तो यहाँ पे 2√2 लिख लिया, यहाँ पे भी √पाई मतलब 3 बार गुणा करना है, तो यहाँ पे √पाई इंटू √पाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई √पाई आ जाएगा। और यहाँ पे अनुपात है, यह अनुपात बराबर है, ये बोल रहा है, तो अनुपात बराबर है, यहाँ पे 4/3 पाई, और यहाँ पे √3 का √3 इंटू √3 करोगे 3√3 आ जाएगा। अब ये कैंसिल करो, जो भी कैंसिल होता है उसको कैंसिल करो, लास्ट में आंसर √पाई इंटू √पाई अनुपात √6 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक बेलनाकार खंभा है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई RH, ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और ये कितना दे रखा है 264, तो 264 बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई RH, ये हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, नया आईडी से कर लेते हैं इस सवाल को। इसका आयतन 1848 है, तो इसका आयतन, बेलन का आयतन कितना है, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन कितना है 1848, तो ये 1848 है, ये कितना है पाई आर स्क्वायर एच है। तो इसको मैं क्या दे देता हूँ, इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। ये नए तरीके से सवाल कर रहा हूँ। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे दूँ, हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्योंकि हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमें आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे देता हूँ, तो इक्वेशन 1 भागित इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दो, तो 264 अपॉन क्या हो जाएगा 1848 इक्वल टू 2 पाई आर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा। अब इसको काटो तो ये कितने बार कटेगा, पाई से ये एच से एच कट जाएगा, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 अपॉन आर बचा, यहाँ पे 2 से ये कैंसिल कर लो, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 2 की 4, 132। तो 132 में ये भाग देना है, तो मैं डायरेक्ट भाग दे दूँ, ये कितना 4 2 की 8, यहाँ पे 4 2 की 8, 4 2 की 8, ये कितने बार जाएगा 132, तो ये एक बार जाएगा 132 एक बार, तो ये 84 में 32 गए तो कितना बचा 52 बचा, तो ये कितना हो जाएगा 528 हो गया। तो 4 2 की 8 और 4 3 12 2 हासिल आई 1, 4 एकम 4 4 5 हाँ आ रहा है। तो ये कितनी बार जाएगा 14 बार जाएगा,
तो ये कितने बार जाएगा, 14 बार जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, आर बचा। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। आर की वैल्यू 14 आ गई। हमें क्या एच की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इस आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, तो 14 इक्वेशन 1 में पुट करो। तो ये पुट इन इक्वेशन 1, इसको पुट इन इक्वेशन 1 लिख लो। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 में रखो। 264 इक्वल टू 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर त्रिज्या कितने 14 इंटू ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब इसको 7 दूनी 14, 2 बार कटेगा। अब ये कैंसिल करो, कितने बार कटेगा, ये 22 से कम 22 से ये डायरेक्ट काट लो। 22 से कम 22, ये कितना 4 बचा, 22 दूनी 44, 2 बार कटेगा। अब ये 2 से 22 दूनी 44, हाँ ये कट जाएगा। ये 12 बार कटा, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 4, 1 चौक 4 बेचार 3 चौक 12, 3 बार कटेगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। एच की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 मीटर ये इसका आंसर आ गया, 3 मीटर इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप सवाल को करोगे। कई सवाल बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर दिए। मेंसुरेशन के सवाल में कई सवाल ऐसे होते हैं कि आसानी से हो जाते हैं, एक एक स्टेप में हो जाते हैं, और कई सवाल बड़े बड़े आ जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप वीडियो को देखो, 1 से 2 बार वीडियो को देखो, और फिर आप खुद से प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। और यदि समझ भी जाओगे तो, लेकिन एग्ज़ाम हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। यदि आपने प्रैक्टिस कर रखी तो एग्ज़ाम में सवाल आप जल्दी कर पाओगे। यदि प्रैक्टिस नहीं करिए तो आपको एग्ज़ाम में एक एक सवाल करने में भी लगभग 5 से 8 मिनट लग जाएंगे। तो एग्ज़ाम में आपको 2-2 मिनट में सवाल को करना है, 1-1 मिनट 2-2 मिनट में ये सवाल को करना है। तो कितना भी बड़ा सवाल हो 1 मिनट में कर लेना। तो सीधा वक्र प्रश्न लगाओ और ये लगाओ, फिर इक्वेशन इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग दे दो, फिर आर की वैल्यू ज्ञात करो। आर की वैल्यू वापस इक्वेशन में रख लो, तो यहाँ से एच की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह से एग्जाम में सवाल को करने हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।